दोस्तों ये कहानी एक मेडिकल स्टूडेंट के ऊपर है जो अपनी जिंदगी से थोड़ा टाइम निकालकर समुद्र में सर्फिंग करने आती है, क्योंकि दोस्तों उसे इस चीज का बहुत शौक होता है। अब जब ये लड़की सर्फिंग कर रही होती है तो तभी उसका सामना एक बहुत खतरनाक शार्क से होती है, जिससे बचने के चक्कर में वो समुद्र के किनारे एक चट्टान में फंस जाती है। और दोस्तों ये किस तरह से उस समुद्र पर सरवाइव करती है इस मूवी में हम यही देखेंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं कहानी की ओर। कहानी की शुरुआत होती है और हम समुद्र के किनारे में एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो उस किनारे पर घूम रहा होता है। पर तभी उसे समुद्र की लहरों में एक टोपी नजर आती है जिस पर एक छोटा कैमरा लगा होता है। वो बच्चा उसे उठाकर जब देखता है तो उसे उसमें एक वीडियो देखने को मिलती है जिसमें दो लोग सर्फिंग कर रहे होते हैं। पर तभी कोई चीज उनके सामने आ जाती है जिससे वो चीखने लगते हैं, पर जल्द ही दोस्तों वो मारे जाते हैं। इस सीन को देखकर दोस्तों वो बच्चा उस कैमरे को फेंक देता है और यहाँ से भाग जाता है। यही दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हम नैन्सी नाम की लड़की को उसके ड्राइवर से गाड़ी में देखते हैं। उसके ड्राइवर का नाम होता है कार्लोस। यहाँ पर नैन्सी अपने फोन में फोटोज देख रही होती है तो कार्लोस उससे पूछता है कि ये क्या तुम्हारी फोटोज हैं? तो नैन्सी कहती है कि नहीं, ये मेरी मॉम है। दरअसल दोस्तों जिस आइलैंड पर ये जा रही होती है वहाँ ये सिर्फ ट्रिप के लिए नहीं बल्कि अपनी मॉम की यादों को फिर से जीने के लिए जा रही होती है। अब उस बीच तक पहुँचने से पहले दोस्तों ये एक घना जंगल पार करती है और बीच पर पहुंचने के बाद नैन्सी वहां के नेचर को देखकर पूरी तरह से इमोशनल हो जाती है, क्योंकि इस बीच से नैन्सी की मॉम की यादें जुड़ी हुई हैं। इसके बाद कार्लोस भी उसे यहाँ छोड़कर वापस चला जाता है। नैन्सी भी अपनी बोट निकालकर सर्फिंग के लिए निकल जाती है। सर्फिंग का असली मजा लेने के लिए वो किनारे से दूर जाती है जहाँ पर उसे दो और लड़के मिलते हैं। वो नैन्सी से पूछते हैं कि क्या तुम अमेरिकन हो? तो वो हाँ में जवाब देती है। नैन्सी उनसे पूछती है कि क्या यहाँ पर कोई खतरा है? तो वो बताते हैं कि कई बार पानी उस चट्टान से पार हो जाता है और तो और इस समुद्र में कई ऐसे जीव हैं जिनका जहर बहुत खतरनाक है। ये सुनकर नैन्सी केयरफुल हो जाती है। अब सर्फिंग करने के बाद वो किनारे पर आ जाती है जहाँ पर वो कुछ फल खाने लगती है। यहाँ पर दोस्तों नैन्सी अपनी मॉम को बहुत मिस कर रही होती है। इसी बीच वो अपनी बहन को वीडियो कॉल करके ये बीच दिखाती है, जिसे देखकर नैन्सी की बहन नैन्सी को कहती है कि ये तो वही बीच है जिसके बारे में मॉम बताया करती थी। तो नैन्सी कहती है कि हाँ ये वही बीच है। इसके बाद वो अपनी बहन से बात करके एक बार फिर से चली जाती है सर्फिंग करने। दोस्तों इस बार वो दो लड़के नहीं होते, इसीलिए वो समुद्र के उस और सर्फिंग करने चली जाती है। दोस्तों यहाँ पर नैन्सी बहुत सारे डॉल्फिन्स को जंप करते हुए देखती है, जो सीन उसे बहुत अच्छा लगता है। पर दोस्तों थोड़ा आगे जाने के बाद उसे एक मरी हुई व्हेल नजर आती है, जिसे देखकर वो यहाँ से वापस जाने लगती है। इसी बीच दोस्तों उसे उसकी ओर आती हुई एक लहर नजर आती है, जिस लहर में एक शार्क आकर नैन्सी को टक्कर मार देती है और नैन्सी भी बहुत तेजी से समुद्र के नीचे सतह पर आकर गिरती है। पर दोस्तों नैन्सी भी किसी न किसी तरह से अपने आप को संभाल ही लेती है और ऊपर आकर अपनी बोट की ओर बढ़ने लगती है। वो ऐसा करती कि तभी शार्क उसके ऊपर हमला कर देती है, जिससे उसका पैर बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। अब वो शार्क फिर से हमला करे कि तभी वो जल्द से उस मरी हुई व्हेल के ऊपर चढ़ जाती है और किनारे की ओर देखने लगती है कि तभी वो दो लड़के भी अब यहाँ से सर्फिंग करके जाने लगते हैं। नैन्सी उन्हें यहाँ से बहुत आवाज लगाती है पर वो अपनी गाड़ी उठाकर यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद नैन्सी अपने चारों ओर देखती है जहाँ पर उसको एक चट्टान नजर आती है। नैन्सी उस चट्टान तक जाए कि तभी यहाँ पर शार्क आ जाती है। नैन्सी भी उससे छुपकर उस चट्टान तक चली जाती है और देख पाती है कि किनारा बस उससे कम ही दूरी पर होता है, पर वहां तक दोस्तों उसे तैर कर जाना होगा, जिससे शार्क फिर से अटैक कर सकती है। दोस्तों यहाँ पर नैन्सी अपने घाव को देख पाती है जहाँ से
बहुत खून बह रहा होता है और अगर ये खून बहना ना रुका तो नैन्सी की मृत्यु भी हो सकती है। वो किसी तरह से अपने पास रखी नुकीली चीज से अपने जख्म पर टांका लगाती है जिसमें उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। ऐसा करते करते दोस्तों इसे यहाँ पर राहत हो जाती है और थोड़ी देर बाद यहाँ पर सी क्रैचर्स आ जाते हैं जो नैन्सी के पैर पर काटने लगते हैं। फिर वो उठाकर उन सब क्रेचर्स को यहाँ से भगा देती है। अब दोस्तों नैन्सी को अपने सामने एक बोट नजर आती है, पर तभी दूसरी तरफ वो शार्क को भी देख पाती है जो नैन्सी के आगे पीछे मंडरा रही होती है। नैन्सी अपनी जान पर दांव लगाकर पानी में उतरकर बोट की तरफ बढ़ने लगती है, पर तभी दोस्तों शार्क उसके पीछे आने लगती है, जिसे देखकर नैन्सी वापस चट्टान पर आ जाती है। इसके बाद दोस्तों वो देख पाती है कि किनारे पर एक आदमी सोया हुआ होता है। नैन्सी उसे जोर जोर से आवाज लगाती है। दरअसल दोस्तों वो आदमी नशेड़ी होता है जो उसकी आवाज सुन लेता है। नैन्सी उससे हेल्प मांगती है, पर उस नशेड़ी को लगता है कि वो उससे हेलो कर रही है तो वो भी उसे हेलो करने लगता है। अब वहां पर उस नशेड़ी आदमी को नैन्सी का बैग मिलता है जिसके अंदर उसे पैसे और एक फोन मिलता है जिसे वो आदमी चुरा कर भाग जाता है। अब अगली सुबह होती है जहाँ पर नैन्सी को हम सोया हुआ देखते हैं। तभी उसे कुछ लोगों की समुद्र में आते हुए आवाज आती है और इसी आवाज को सुनकर नैन्सी उठ जाती है और उनको आगे आने को मना करती है, पर दोस्तों वो नहीं मानते। इसलिए शार्क आकर उसमें से एक आदमी पर हमला कर देती है। पहले तो ऐसा लगता है कि वो आदमी मर गया, पर अचानक वो नैन्सी के पास आता है। नैन्सी भी उसे चट्टान पर चढ़ाने की बहुत कोशिश करती है, पर तभी दोस्तों शार्क आकर उसको अंदर की ओर खींच लेता है जिससे उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। और फिर ये सब उसकी हेलमेट में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है, जिस सीन को हमने दोस्तों इस कहानी की शुरुआत में देखा था। इसी तरह से दोस्तों समय बीतता है और यहाँ की गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जो उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही होती। यही नैन्सी देख पाती है कि वो शार्क अभी भी उसके आगे पीछे रोटेट कर रही होती है, तो नैन्सी भी उसकी रोटेशन टाइम को काउंट करती है जो कि 32 सेकंड की होती है। इन 32 सेकंड्स में नैन्सी तय करती है कि वो उस हेलमेट को लेकर वापस चट्टान पर आएगी और वो करती भी ऐसा ही है। जब दोस्तों वो जाकर वापस आ रही होती है तो शार्क उसके पीछे पड़ जाती है और उस पर हमला भी कर देती है, जिससे नैन्सी का सर पानी के नीचे पत्थर से टकरा जाता है, पर जैसे तैसे करके वो वापस चट्टान तक आ ही जाती है। इसके बाद दोस्तों नैन्सी अपने पास एक सी बॉय सिग्नल ट्रांसमीटर देख पाती है और तो और जिस चट्टान में नैन्सी खड़ी होती है वो चट्टान बस 10 मिनट में डूब जाएगा और वो सिग्नल ट्रांसमीटर नैन्सी से 1 मिनट की दूरी पर होती है जहां तक नैन्सी नहीं जा सकती, क्योंकि शार्क हर 32 सेकंड में चट्टान के चक्कर काट रही होती है जिससे उसका वहां तक जाना नामुमकिन है। वहीं वो कैमरा उठाकर रिकॉर्ड करते हुए कहती है कि मैं एक आइलैंड पर फंसी हुई हूँ, मैं किसी भी टाइम पानी में डूब सकती हूँ, क्योंकि जिस चट्टान पर मैं इस टाइम मौजूद हूँ वो 10 मिनट में डूब जाएगा और तो और अगर ऐसा हुआ तो मेरी मृत्यु भी हो सकती है। और रिकॉर्डिंग में कहती है कि मैं अपने मॉम डैड को बहुत मिस कर रही हूँ। रिकॉर्डिंग करके दोस्तों नैन्सी इस हेलमेट को किनारे की ओर फेंक देती है और तभी वो देख पाती है कि पानी भी अब चट्टान से ऊपर आ चुका होता है। साथ ही नैन्सी को समुद्र में जेलीफिश दिखाई देती हैं। उसे देखकर नैन्सी को पता चलता है कि जेलीफिश से शार्क दूर भागती हैं और फिर इस बात का फायदा नैन्सी उठा लेती है। वो जेलीफिशेस के साथ साथ उस ट्रांसमीटर तक पहुंच जाती है। इसके बाद नैन्सी भी अपने सामने एक बड़ी सी शिप को देख पाती है, जिसे देखकर वो उस ट्रांसमीटर में लगे एक बॉक्स को खोलती है तो उसमें उसे एक फायर गन मिलती है जिसे नैन्सी चला देती है, पर तब तक वो शिप बहुत दूर चला जाता है जिससे उसे कोई नहीं देख पाता। अब सीन दोस्तों वहीं जाता है जहां पर वो बच्चा नैन्सी के रिकॉर्डिंग को देख लेता है और यहाँ से भाग जाता है अपने मॉम डैड को ये सब बताने के लिए। दूसरी तरफ नैन्सी जब ट्रांसमीटर पर बैठी होती है तो शार्क आकर उसके ट्रांसमीटर को पलटा देता है जिससे वो पानी में गिर जाती है। इसी बीच नैन्सी का ध्यान नीचे किसी पिलर से निकले चैन पर जाता है जिसे वो किसी तरह से खो लेती है।
जो चैन ज्यादा भारी होने के कारण नीचे की ओर जाने लगती है। शार्क भी उसके पीछे पीछे आने लगती है और उस रॉड तक पहुंचकर नैन्सी साइड हो जाती है, जिससे वो रॉड शार्क के आर पार हो जाती है और वो शार्क वहीं मारी जाती है। और पानी के ज्यादा गहराई में होने के कारण नैन्सी भी बेहोश हो जाती है। अब हम इसी बच्चे को देखते हैं जो अपने डैड को लेकर वहां तक आ जाता है। दोस्तों, उस बच्चे का पिता और कोई नहीं बल्कि कार्लोस ही होता है, जिसकी गाड़ी में बैठकर नैन्सी इस आइलैंड तक आई थी। कार्लोस फिर नैन्सी को किनारे तक लाता है और उसके अंदर गया हुआ पानी निकालता है, जिससे उसे थोड़ा बहुत होश आ जाता है। इसके बाद वो समुद्र की तरफ एक आखिरी बार देखती है, जहां उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी और खुद को फिर से जिंदा पाया। इसके बाद दोस्तों, हम एक साल बाद का सीन देखते हैं, जहां पर नैन्सी एक बार और इस आइलैंड पर आती है, पर इस बार वो अकेली नहीं बल्कि अपने डैड और अपनी बहन के साथ होती है। यहाँ पर उसके डैड उसे कहते हैं कि अगर तुम्हारी मॉम हमारे साथ होती तो कितना अच्छा होता। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने मुश्किल वक्त पर गिव अप नहीं करते तो हम किसी भी सिचुएशन पर जीत पा सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, हमारी आज की मूवी का यही अंत हो जाता है। ऐसी और भी सर्वाइवल मूवीज देखने के लिए आप मेरे चैनल हॉलीवुड एक्सप्लेनर प्रेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस मूवी में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।